ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था रेट ऑफ रिएक्शंस। तो आज हम करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था हमने, तो हमने सिंपली ऐसे लिखा था R टू गिव P, और लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डी पी बाई डी टी। ठीक है, माइनस डी आर बाई डी टी और प्लस डी पी बाई डी टी, मतलब डिक्रीज, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाई टाइम टेकन और इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम टेकन। ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में। अब फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर जो है रिएक्टेंट का, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, CO प्लस O2 टू गिव CO2 और NO प्लस O2 टू गिव NO2। अब ये दोनों रिएक्शन एक जैसे लग रहे हैं। CO है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, CO2 बना रहा है। NO है, O2 से रिएक्ट कर रहा है, NO2 बना रहा है। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो रिएक्शन है पहले वाला, इट इज स्लो और ये फास्ट। इज इट लाइक दैट? है ना? तो क्यों ऐसा होता है कि जब कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होती है? पहले बॉन्ड ब्रेकिंग in reactants and bond formation in products. Now, to break bond in reactants, energy is absorbed, and to form bond energy is released. तो अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है तो क्या होगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना अगर डिफिकल्ट हो, है ना, अगर बॉन्ड तोड़ना इजी हो, एनर्जी कम यूज हो, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, तो फास्ट। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज मोर देन रेट ऑफ रिएक्शन इज लेस। रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? एंड वाइस वर्सा, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब लेस होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रही है उसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, मान लिया, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब को कंपनसेट कर देगा, तब भी रिएक्शन फास्ट हो सकता है। दूसरा, अगर एनर्जी रिलीज कम हो रही है कंपेरेटिवली तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कम स्टेबल होगा। समझिए? तो इस तरह से मेन पर रिएक्टेंट से
हम क्लियर करते हैं, क्योंकि पहला काम है टू ब्रेक द बॉन्ड्स एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। तो पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी दैट डिसाइड्स कि रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो। ठीक है, तो ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरा फैक्टर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमने पढ़ा था ऐसे, देखो कि A मोल्स ऑफ A टू रिएक्ट विद B मोल्स ऑफ B टू गिव C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। मान लिया ये कोई रिएक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ विच इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, है ना, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ रिएक्शन है that is equal to rate constant into A raised to power X and B raised to power Y। और ये X और Y जो हैं they are may or may not be equal to A and B and they are experimental quantities, they are determined by experiment। ठीक है, और सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बट यहां पे क्या कंसेप्ट है कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मोर, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है देन रेट ऑफ रिएक्शन, और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस। लेट अस से कि हम इंक्रीज कर रहे हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो एंड वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा का मतलब समझते हैं ना कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, है ना। अगर इंक्रीज करता है तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज करता है तो डिक्रीज होगा। तो दिस इज द सेकंड फैक्टर कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और अगर कम हो जाएगी तो घटेगा। ठीक है, बट अगर मान लिया इनकी पावर 0 है देन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, है ना। बट वो फैक्टर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो कि एक स्पेशल केस है ना। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ एक ही केस है जिसको स्पेशल केस बोलेंगे, या आप नोट करके उसमें लिख सकते हो जो फैक्टर लिखोगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन फॉर ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फॉर ऑल द रिएक्शन। तो वहां पे एक क्लॉज लगेगा कि नॉट फॉर ऑल द रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट इज नॉट ट्रू। समझिए? ओके, तो ये हो गया दूसरा फैक्टर। नाउ कम टू द थर्ड फैक्टर। थर्ड इज टेम्परेचर। हाँ, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या हो जाता है? हाँ, बट यहां पे केस है रेट। वो जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है ना, वो किसके लिए होता है? इक्विलिब्रियम के लिए, है ना। अब हम जो रिएक्शन लिखने वाले हैं वो ऐसा है, इरिवर्सिबल। ठीक है ना। अब अगर मान लिया टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है,
तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, so number of effective collisions increases। अब ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अभी तक ये याद रखो कि ऐसे कोलिजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन तो बढ़ेंगे बट नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ना कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं कि अगर सारे कोलिजन इफेक्टिव हो तो उसी वक्त रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। बट क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो कोलिजन होते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब क्या है ये बताया था, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो भी है, बट उसको पहले यहां तो पहुंचना पड़ेगा ना। अगर कोलाइड होके वो यहां 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 कहीं भी रुक जाते हैं, यहां तक नहीं पहुंचते, हाँ मतलब यहां तक नहीं पहुंचते वो, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। आगे करेंगे हम डिटेल में इसको, पर अभी मैं जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि मिनिमम एनर्जी जो चाहिए जीरो से उस मॉलिक्यूल को, उन मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स को टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, अगर उतनी एनर्जी कोलिजन के बाद नहीं होती है तो वो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, बट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो जल्दी आ जाता है। देखो ये वाला पॉइंट कभी बढ़ता नहीं टेम्परेचर के साथ, बट रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये जो यहां से यहां तक एनर्जी जो चाहिए थी पहले, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए किसको, रिएक्टेंट को। इन सब की डेफिनेशन थ्रेशोल्ड एनर्जी की, एक्टिवेशन एनर्जी की, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको जब आरएनएस इक्वेशन करेंगे हम, उसमें आएगा ये पूरा डिटेल में। तो अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, टेम्परेचर बढ़ता है तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी, तो ये कम हो जाएगा गैप, और कम हो जाएगा गैप, तो जल्दी आएगा। तो इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं। अगर इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, और एज अ रफ एस्टिमेट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा भी टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, याद रखना। ठीक है, एज अ रफ एस्टिमेट फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस rise in temperature, rate of reaction is almost doubled or sometimes tripled, but डबल तो होता ही है। तो सिंपल सा फंडा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बट अगर कोई रिएक्शन ऐसा है जो रिवर्सिबल है तो फिर हम फंडा चेंज होगा। बट क्योंकि हम यहाँ रिएक्शन की बात करते हैं तो इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, है ना, क्योंकि वो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में। ओके, तो ये हो गया टेम्परेचर। नाउ फोर्थ इज सरफेस एरिया। तो ऐसे रिएक्शन विच इन्वॉल्व सॉलिड, सॉलिड जो इन्वॉल्व करते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ वुड। तो वुड अगर बर्न करना है आपको तो बताओ, एक लॉग ऑफ वुड जो है वो जल्दी बर्न होगा या स्मॉल स्मॉल पीसेस, स्मॉल पीसेस। तो स्मॉल पीसेस से हुआ क्या, सरफेस एरिया बढ़ गया, क्योंकि ये पहले ये था सरफेस एरिया ना। अब क्या हुआ, ये यहां से ब्रेक होगा तो नया सरफेस आ जाएगा दोनों साइड, यहां से फिर ब्रेक होगा तो और नया,
और सरफेस एरिया बढ़ने से उसके ऊपर जो ऑक्सीजन का टच है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब और हाँ, क्योंकि अब और ज्यादा हमारे पास सरफेस मिल गया, है ना। तो एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सरफेस एरिया बढ़ने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ फैक्टर। नाउ फिफ्थ, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। इसको भी आगे हम डिटेल में करेंगे, अभी मैं इतना सा बता रहा हूं कि कैटालिस्ट क्या करता है कि जैसे आपको ये कैसा लग रहा है, देखो कि आपको यहां से चलना है, इस पहाड़ के ऊपर जाना है और फिर इधर आना है, मतलब इसके ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट कैटालिस्ट क्या करता है, वो टनल बना देता है। तो कैटालिस्ट क्या करता है, इट प्रोवाइड्स alternate path of lower activation energy। क्या करता है वो, ऐसा देखो, ये इन द absence of catalyst और ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। तो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो, ठीक है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस with increase, sorry, rate of reaction increases in the presence of catalyst as it lowers the activation energy, ठीक है। एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। ओके, कुछ वो बोहर्स मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने वाली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा ही है एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी फ्रीक्वेंसी ये इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी तो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर पाएगा। हाँ, बट उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन निकालने, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला ना, हाँ सेम वैसा ही है ना। और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकालना, यहाँ पे क्या है, हाँ रिएक्शन करना, है ना। वहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालना था, है ना। तो वो सिर्फ था कि सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, सॉलिड सरफेस से, रिएक्शन नहीं करना था। यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है ना। तो उसमें कितनी एनर्जी चाहिए हमें, जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जब वो कोलाइड करेंगे, और कितनी एनर्जी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बना सके, मतलब बॉन्ड ब्रेक हो सके इसके रिएक्टेंट्स के, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ इज प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन। तो क्या होता है कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस, बिना लाइट के नहीं हो सकती, है ना। कि फोटोसेंसिटाइजर होगा, मतलब जो एनर्जी है लाइट की, उसको वो जब तक उसको नहीं देगा तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो उन रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो देयर आर फ्यू रिएक्शंस
which cannot take place in the absence of light, मीन्स जिनके लिए लाइट एसेंशियल है, ठीक है, फोटोन, हाँ एसेंशियल है. सो सच रिएक्शंस आर नोन एज photochemical reactions. उनके लिए लाइट जो है दैट इज रिक्वायर्ड. AgBr, हाँ तो वो भी लाइट के अब्सेंस में नहीं होता है, क्योंकि AgBr इज कन्वर्टेड इनटू Ag एंड Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो दैट रिमेन्स AgBr, है ना. वो उसमें फोटोग्राफिक प्लेट में काम आता है ना. ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. सो कोई डाउट इसमें? कर लोगे? ये नोट्स कंप्लीट लगे?